जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित है और उसके अंतर्गत हम फर्स्ट यूनिट डिस्कस कर रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था इंडियन एंसेंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी। तो इसके पहले पार्ट में हमने प्री हिस्टोरिक बिगिनिंग के बारे में पढ़ा था। तो आप पहला पार्ट ज़रूर देख लीजिए ताकि आपको दूसरा पार्ट अच्छे से समझ में आए। आज के इस वीडियो में हम सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे और फर्स्ट पार्ट में हमारे कई व्यूअर्स ने बोला था कि सर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में टॉपिक को कंप्लीट कराइए। तो आज के इस वीडियो में मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों टॉपिक में लेकर आया हूँ ताकि आप आसानी से अपने नोट्स को तैयार कर सकें। तो चलते हैं सेकंड पार्ट की ओर और सेकंड पार्ट का हमारा हेडिंग है द प्रो हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि आद्य प्राचीन काल। द फाउंडेशन ऑफ लाइफ साइंस इन इंडिया वर हाउएवर लेड ड्यूरिंग द पीरियड रिप्रेजेंटेड बाय द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि भारत में जीवन विज्ञान की नींव हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधित्व की अवधि के दौरान रखी गई थी। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम टाइम व्हेन ए Assyrian, Babylonian, and Egyptian civilization too had attained an almost similar standard of development। यह लगभग उसी समय की बात है जब असीरियन, बेबीलोन और मिस्र की सभ्यताओं ने भी विकास के लगभग समान मानक प्राप्त किए थे। Unfortunately, there are no written records and whatever information about India is available during this period is entirely based on examination and interpretation of the archaeological excavation। दुर्भाग्य से कोई लिखित अभिलेख नहीं है और इस अवधि के दौरान भारत के बारे में जो भी जानकारी उपलब्ध है वह पूरी तरह से पुरातात्विक उत्खनन की परीक्षा और व्याख्या पर आधारित है। स्पेसिमेंस ऑफ व्हीट, ट्रिटिकम कंपैक्टम एंड बार्ली, Hordeum vulgare, unearthed among the ruins of Mohenjo-daro, disclose that probably both these grain were cultivated. Amongst the fruits, dates were cultivated at Mohenjo-daro। तो यदि हम मोहनजोदाड़ो के खंडहरों में मिले हुए गेहूं यानी कि टेट्रिकम कंपैक्टिकम और जौ हॉर्डियम वाल्गेयर के नमूनों से पता चलता है कि शायद इन दोनों अनाजों की खेती की जाती थी। वहीं हम बात करें फलों में तो फलों में खजूर की खेती भी मोहनजोदाड़ो में की जाती थी। वाटरमिलन्स एंड सम वेजिटेबल वर आल्सो ग्रोन ड्यूरिंग दिस पीरियड। मजुमदार इन 1951। मजुमदार के अनुसार इस अवधि के दौरान खरबूजे और कुछ सब्जियां भी उगाई गई। हड़प्पन्स कल्टिवेटेड पीज एंड सिसमस अकॉर्डिंग टू पुसालकर। पुसालकर के अनुसार हड़प्पा के लोग मटर और तिल की खेती करते थे। एज कंपेयर टू दीज असारियन ग्रू एप्रिकॉट्स, फिग्स, ओलिवर, पोमग्रेनेट्स, क्वींस एंड ग्रेप्स। इनकी तुलना में जो असारियन थे उन्होंने खुबानी, अंजीर, जैतून, अनार, क्वीन और अंगूर उगाए। दे यूटिलाइज डेट पाम फ्रूट्स इन वेरियस वे। इन्होंने खजूर के फलों का विभिन्न तरीकों से भी उपयोग किया। द प्लांट फॉर्म्स रिप्रेजेंटेड ऑन सील्स from Indus civilization are rare. Worship of people, Ficus religiosa, and Banyan, Ficus bengalensis, was probably common in the civilization as well। तो यदि हम बात करें सिंधु सभ्यता की तो सिंधु सभ्यता के मुहर्र पर दुर्लभ पौधों के रूप में प्रतिनिधित्व दिखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पीपल की जिसका वैज्ञानिक नाम है फीकस रिलीजियोसा और बरगद फीकस बेंगालेंसिस की पूजा शायद इस सभ्यता में आम बात थी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आज के दौर में जो हम पीपल की पूजा या बरगद की पूजा करते हैं ये आज की परंपरा नहीं है। यह परंपरा सिंधु सभ्यता से चलती आ रही है और इसका प्रमाण है सिंधु सभ्यता पर पाए जाने वाले मुहरों पर दुर्लभ पौधों के चित्र। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्रॉप ग्रोन बाय द पीपल ऑफ मोहनजोदारो एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज कॉटन। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उगाया जाने वाला जो सबसे दिलचस्प फसल था वो था कपास का पौधा। द प्लांट हुज फाइबर वाज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर वेयरिंग बिलोंग टू गॉस्पियम अर्बेरियम टाइप एंड नॉट टू एनी वाइल्ड कॉटन। तो इन्होंने जो रेशम के पौधों को उगाया
और इस रेशम का उपयोग उन्होंने पहनने के रूप में किया। आपको बता दें कि इन्होंने जिस कॉटन यानी कि गॉसिपियम अर्बेरियम का उपयोग किया था, वह कोई जंगली जाति नहीं थी। यानी कि उन्होंने जो कपास के फसल को उगाया, वह एक सामान्य कपास का पौधा था, न कि कोई जंगली जाति थी। द कॉटन ऑफ दैट पीरियड वाज इन नो वे प्रिमिटिव बट हैड ऑल द मिजरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न इंडियन कॉटन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उस काल की जो कपास थी, वह किसी भी तरह से आदिम नहीं थी, यानी कि प्रिमिटिव नहीं थी, लेकिन उसमें आधुनिक भारतीय कपास की तरह सभी मापनीय विशेषताएं थी। Its evolution from wild plant must thus have occurred very early। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जंगली पौधों से इसका विकास बहुत पहले ही हो चुका था। द इंडस वैली पीपल आल्सो न्यू द क्वालिटी ऑफ वुड एंड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड प्रिजर्वेटिव पावर ऑफ वेरियस टिम्बर। तो कॉटन उगाने के साथ साथ जो सिंधु घाटी के लोग थे, उन्हें लकड़ियों के गुणों और विभिन्न प्रकार के लकड़ियों की ताकत, स्थायित्व और परिरक्षक शक्ति का भी ज्ञान हो गया था। अर्थात जो सिंधु घाटी के लोग थे, उन्होंने कपास की खेती के साथ साथ लकड़ियों की क्वालिटी, उसके अलग-अलग गुण, कौन सी लकड़ी अच्छी होती है, कौन सी लकड़ी ताकतवर होती है, इसके बारे में भी उन्हें पूरा ज्ञान हो चुका था। द प्लांट रिमेन एग्जामिन्ड बाय चौधरी एंड घोष 1951 हैव रिवेल्ड दैट डलबर्जिया लैटिफोलिया एंड सेड्रस, probably called Cedrus deodara, were utilized for making coffin। चौधरी और घोष द्वारा पौधों के अवशेषों की जांच से पता चला कि ताबूत बनाने के लिए उस समय के लोग डेल्बर्जिया लतीफोलिया यानी कि रोजवुड और सेड्रस, जिसे हम देवदार के नाम से जानते हैं, इन लकड़ियों का उपयोग ये ताबूत बनाने के रूप में करते थे। रिमेन्स ऑफ जिजिपस स्पीसीज एंड अल्मस स्पीसीज हैव आल्सो बीन आइडेंटिफाइड। इसके अलावा जिजिफस के कुछ जातियों और उल्मस के कुछ जातियों की भी पहचान की गई है। द फार्मर वाज यूज्ड एज ए mortar for pounding grain। Use of this particular timber indicate that the Harpens were not only aware of its shock absorbing quality but also knew about the its good seasoning property। तो उस समय के किसानों को ये पता था कि जो उपयोगी अनाज है, उपयोगी अनाज को तेज करने के लिए मोर्टार के रूप में किया जाता था। इसके अलावा हड़प्पा वासियों को ये भी पता था कि जो इमारती लकड़ियाँ होती है, तो ये कौन सी ऐसी इमारती लकड़ियाँ हैं जो कि सॉप शॉक एब्जॉर्बिंग हो, यानी कि वह बाहरी आघातों को अवशोषित कर सके, बाहरी आघातों से अपनी रक्षा कर सके। तो इन सभी गुणवत्ता के बारे में, इन सभी टिम्बर की क्वालिटी के बारे में हड़प्पा वासियों को बहुत अच्छे से ज्ञान था। सम सैंपल हैव आल्सो बीन आइडेंटिफाई एज बिलोंगिंग टू सोइमिडा फेब्रिफुगा, Petrocarpus santalinus, Tamarix species and Belkinging। They were probably used in religious ceremonies and for making houses, agricultural implements, vessels, toys and boxes। तो कुछ नमूनों की पहचान जैसे कि सोमिडा फेब्रिफुगा, पटरोकार्पस सेंटिलिनस, तामाक्सिक्स स्पीसीज, मेलिया, इन सभी जातियों का उपयोग जो रिलीजियस सेरेमनी है, यानी कि कुछ धार्मिक समारोह, घर बनाने में, या फिर जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स है, यानी कि कृषि योग्य जो चीज़ें हैं, इसके अलावा खिलौने बनाने में, बॉक्स बनाने में, इन सभी पौधों का उपयोग किया जाता था। देयर इज़ नॉट इनफ एविडेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ सेक्सुअलिटी इन प्लांट इन द हड़प्पन कल्चर। यानी कि हड़प्पा संस्कृति में पौधों की जो सेक्सुअलिटी है, यानी कि मेल है, फीमेल है, तो पौधों की सेक्सुअलिटी के बारे में हड़प्पा संस्कृति के लोगों को ज्ञान था अथवा नहीं था, इसके उचित प्रमाण नहीं मिलते। हिस्टोरिकली द बायोलॉजिकल डिस्कवरी ऑफ सेक्सुअलिटी वाज मेड बाय असारियन इन डेट फॉर्म। अगर ऐतिहासिक रूप से देखें तो पौधों में एक सेक्सुअलिटी का ज्ञान असारियन लोगों को पता चला, और वो भी किसमें? खजूर के पौधों में। यानी कि अगर देखा जाए कि पौधों में सेक्सुअलिटी का ज्ञान सबसे पहले किन्हें पता चला,
तो वो पता चला असारियन लोगों को। स्कल्पचर सो दैट दे आर्टिफिशियली पोलिनेटेड द स्पाथ ऑफ पिस्टिलेट ट्रीज। स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियों से पता चलता है कि उन्होंने कृत्रिम रूप से पिस्टिल के पेड़ों में स्पैथ को परागित किया। A perusal of the above account clearly reveals that the Indus Valley people had an idea of the life history of plant in a general way. A perusal, तो perusal का मतलब है यहाँ पर अध्ययन से। तो उपरोक्त विवरण यानी कि उपरोक्त अध्ययन या फिर हम कह सकते हैं कि अवलोकन से स्पष्ट हो चुका है कि सिंधु घाटी के लोगों को सामान्य रूप से पौधों के जीवन इतिहास का अंदाजा था। They were familiar with the successful raising and propagation of certain plant. Thus, it was during prehistoric period that the seeds of botanical studies were sown in a casual way। तो जो इंडस वैली के लोग थे वे कुछ पौधों के सफल पालन और प्रसार से परिचित थे। इस प्रकार प्रागैतिहासिक काल के दौरान वनस्पतिक अध्ययन के बीज आकस्मिक तरीके से बोए गए थे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इंडियन एनिसेंट वैदिक एंड हेरिटेज बॉटनी से जुड़ा हुआ सेकंड पार्ट। अभी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट और भी हैं जिन्हें हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। और हमारे बहुत सारे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन्होंने कमेंट करके कहा है कि सर आप जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कीजिए ताकि जो बचे हुए टॉपिक है वो हम जल्दी से कंप्लीट कर पाएँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि प्रीवियस ईयर में मैंने आपके जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड सिलेबस है इसके वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आपको ज़रूरत पड़ेगी फंजाई की यानी कि माइकोलॉजी की तो उससे रिलेटेड वीडियो है। उसके अलावा फाइकोलॉजी जो कि आपके सिलेबस में मेंशन है उससे रिलेटेड भी वीडियो है। उसके बाद है लाइकेनोलॉजी यानी कि लाइकेन से उससे भी रिलेटेड वीडियो अपलोड है। तो आपको सभी टॉपिक के वीडियो मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके वीडियो मैंने अपलोड नहीं किए हैं जो कि नए इस साल मेंशन हुए हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो भी मैं आने वाले दिनों में अपलोड कर दूंगा। तो आपके एग्ज़ाम आते आते मैं हर एक टॉपिक को डिस्कस करूंगा, आप इसका टेंशन न लें। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।